Hello and welcome to Business Ajkal. Today we have a very special guest with us. His name is Suchi Kumar. He has worked with the Indian cinema for over a decade ago. Suchi ji, welcome to this show. थैंक यू। पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद कहना चाहूँगा और बहुत ही अच्छा आप इंटरव्यू करते हैं और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके साथ इंटरव्यू किया जाए। थैंक यू सो मच सुमित जी। थैंक यू। सुची जी, आप काफ़ी टाइम से बॉलीवुड में पहले आपने काम किया और फिर अक्रॉस द वर्ल्ड यू हैव ट्रैवल। जी। सो आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? हाउ यू हैव स्टार्टेड योर करियर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? एक्चुअली मैंने फैशन वर्ल्ड से अपना जर्नी शुरू किया। इन द फैशन शो मैंने स्टार्टिंग, पहले मुझे लगा कि नहीं, पहले मुझे मुंबई नहीं जाना चाहिए। पहले मुझे अपने शहर से ही वो काम स्टार्ट करना चाहिए जिसके लिए शायद मैं बना हूँ या जिसके लिए मैं इस पृथ्वी पे आया हुआ हूँ। तो मैंने फैशन से स्टार्ट किया, फैशन शो, फैशन कॉन्टेस्ट वगैरह वाराणसी से मैंने स्टार्ट किया, फिर यूपी गया, फिर नॉर्थ इंडिया गया, फिर इंडिया आया, फिर मैं बॉम्बे आया। फिर बॉम्बे में आने के बाद मिस्टर हैंडसम ऑफ मुंबई एक कॉन्टेस्ट था, उसको विन किया। फिर इस तरीके से जर्नी शुरू हुई और ये जर्नी यहाँ से होते होते ओवरसीज़ में पहुँची, अलग अलग देशों में पहुँची। फिर ये हुआ कि हमें अपनी आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट करना चाहिए। तो फैशन के ज़रिए सुमित जी मैंने अपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर को अलग अलग देशों में भी प्रमोट किया और इस तरीके से मेरी अपनी जर्नी शुरू हुई। आपने जैसे फैशन से स्टार्ट किया था बनारसी से। बनारस इज़ वर्ल्ड का सबसे पुराना शहरों में से एक है जी। ओवर 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री जी। सो फ्रॉम बनारस टू मुंबई, ये जर्नी आपने बोला फैशन शो से स्टार्ट किया, तो ये क्या फैशन शो आपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम से स्टार्ट किया या आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशंस? कैसे, मतलब वो स्टार्टिंग फेज कैसा था? स्टार्टिंग जब मैं स्कूल में था तो मम्मी पापा से काफ़ी डांट पड़ती थी, लेकिन मुझे शुरू से ही मैं श्री अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फ़ैन था बचपन से ही। और उस तरीके से मेरी फैमिली मुझे कहते हैं ना कि अगर ये फिल्म देखनी है अमिताभ बच्चन की, रक्षाबंधन आने वाला है, अमिताभ बच्चन की फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो पढ़ाई ये करना पड़ेगा, इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो पहले से ही मैं श्री अमिताभ बच्चन जी का बचपन से ही फ़ैन हूँ। मैं क्या, मेरा पूरा फैमिली, पूरा ख़ानदान, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया ही उनकी फ़ैन है। तो जर्नी बचपन से ही शुरू थी। बचपन में ही मैं श्री कृष्ण का कैरेक्टर अपने स्कूल के ड्रामास वगैरह में किया करता था। फिर स्कूल से कॉलेज में पहुंचा, फिर कॉलेज में मैंने छोटे मोटे थिएटर ज्वाइन किए, वहाँ पे वो सब शुरू किए। तो इस तरीके से फैशन और एक्टिंग दोनों की जर्नी मेरी बनारस से ही शुरू हुई थी। तो फिर आपने थिएटर भी ट्राई किया या डायरेक्ट एक्टिंग कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग? नहीं, थिएटर मैंने 1 से 2 मैंने ज़्यादा नहीं किया। हाँ, क्योंकि फैशन से जुड़ा हुआ था तो वो मुझे काफ़ी एंजॉय लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था उसको करने के लिए। फिर फैशन के बाद फिर मुझे फिल्म का ऑफ़र भी मुंबई में 2003 के आसपास आया। पहला टीवी सीरियल था मेरा डिटेक्टिव करण। अच्छा, डिटेक्टिव करण। ये DD1 पे आता था वो हम लोग देखते थे। DD1 पे बहुत पॉपुलर शो था। जी, किरण कुमार साहब थे, सुधा चंद्रन जी थी, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे फिल्म के अंदर। तो आपने किरण जी के साथ, ऑफकोर्स उन्होंने बहुत सारे फादर्स का रोल, अगर आइडियल फादर का रोल में किरण कुमार जी फिट बैठते थे। एक टाइम में फिल्मों में बहुत सारी फिल्म करते थे। 90s में तो उन्होंने बहुत सारी किया, इवन 80s में। जी। कैसा रहा आपके साथ? आई मीन, जब पहली बार आप लीजेंडरी एक्टर के साथ काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ फैमिली बैकग्राउंड फिल्मी नहीं है जी। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम उनके साथ काम किए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अपने आप को? जैसा कि आपने फैमिली बैकग्राउंड से बताया, तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मम्मी पापा कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं बॉम्बे आऊँ, मैं उनका फैमिली बिजनेस जो है वो देखूँ, लेकिन कभी भी मेरा उस तरफ रुझान नहीं था। हाँ, लेकिन ये मैं कहूँगा कि मेरी माता जी का पूरा फुल सपोर्ट था। अगर उनका सपोर्ट और आशीर्वाद मेरी मम्मी का नहीं रहा होता तो मैं यहाँ नहीं आता। लेकिन मेरी मम्मी का सपना था कि मैं SBI बैंक का मैनेजर बनूँ या पुलिस ऑफिसर बनूँ, तो वो उनका सपना था। और मेरे फादर का सपना था कि मैं उनका बिजनेस ज्वाइन करूँ, और दोनों में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी
दोनों बहनें और मेरे बड़े भाई और मेरी माता जी ने सपोर्ट किया। पापा का आशीर्वाद था, लेकिन बिना फैमिली सपोर्ट के मैं ये कहना चाहूँगा जो अपकमिंग यूथ है कि बिना फैमिली सपोर्ट के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में आते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया सुमित जी, लेकिन हार नहीं माना, लगा हुआ था। और किरण कुमार साहब के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। कभी भी ये फील नहीं हुआ कि वो बहुत बड़े स्टार हैं। उन्होंने मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह समझाया, और जिस तरीके से मैंने पिकअप किया, मैं कोई भी स्कूल में नहीं गया क्योंकि स्कूल में जाने के लिए पैसे लगते थे। उस समय मेरे पास पैसे थे नहीं, और फैमिली उतने पैसे देने के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि उस समय किशोर नमित कपूर थे, आशा चंद्रा ही थी, दो काफ़ी फेमस थे। लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो वहाँ पे एक्टिंग कोर्स कर रहे थे, तो मैं उनसे सिलेबस लेता था और वो घर पे बैठ के मैं स्टडी करता था, पार्ट टाइम जॉब करता था मुंबई में सर्वाइव करने के लिए। एकलव्य वाली जर्नी रही है आपकी। जी जी। दूसरी बात ये बताइए कि आप उस समय साइमल्टेनियसली फिल्मों में भी ट्राई कर रहे थे। जी। ये कौन सा साल था? 2004 के आसपास। आपने अमरीश पुरी जी के साथ भी आई थिंक 2000 उसी के आसपास ही आपने एक फिल्म की थी। जी, मैंने लेट अमरीश पुरी जी के साथ मैंने मिशन द लास्ट वॉर की थी। वो उनकी आखिरी फिल्म थी, और ये फिल्म स्टार्ट हुई थी 2006 में। 2005 में स्टार्ट हुई थी, 2006, 7, 8 में जाके रिलीज हुई। काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना, क्योंकि अमरीश पुरी जी की सेहत भी उस समय ख़राब चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को पूरा किया। कुछ क्लाइमेक्स सीन्स जो है वो नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी डायरेक्टर काफ़ी टैलेंटेड थे, उन्होंने अपने तरीके से किया, और इसका बड़ा अच्छा प्रमोशन हुआ था DS एंटरटेनमेंट के थ्रू। दिलशाद अहमद जी, जो वो भी आज हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। उनका एक विश्वास था मेरे ऊपर। फिल्म के अंदर अर्जुन थे, महाभारत वाले, और अरुणा ईरानी जी थी, रजा मुराद साहब थे, काफ़ी बड़े बड़े एक्टर फिल्म के थे। पूरी एक्शन ओरिएंटेड स्टोरी थी। लीड मैंने किया हुआ था फिल्म में, और ये फिल्म रिलीज 2008 24 जुलाई को पूरी दुनिया में प्रदर्शित हुई थी। इसके अलग अलग शोज जो दिखाए गए थे, दुबई और UK और बैंकॉक और मलेशिया वगैरह में भी शोज हुए थे। आप जैसे ये जर्नी किए फ्रॉम फैशन टू टेलीविज़न जी एंड देन फिल्म, क्या आपको उस टाइम तक का मैं एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ, कैसा ये मतलब आपको ऐसा शौक की तरह फील हुआ क्योंकि फिल्म का कैनवास बड़ा हो जाता है जी, सीरियल एक लिमिटेड आपको स्पेस में काम करना होता है, देन द फैशंस यू हैव टू वेरी वो फ्रेम बाय फ्रेम उसमें वर्क हो। तो ये तीनों में आपको डिफरेंस क्या फील हुआ जब आपने पहला फिल्म किया, और थिएटर भी थोड़ा बहुत आपने किया है, फिल्म भी किया, ये ऑल मीडियम का एक्सपोजर जब आपको पहली बार मिला, तो हाउ डू यू फील बीइंग एन एक्टर? मुझे मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जब मैं अमिताभ बच्चन सर के साथ फैमिली टाइज ऑफ ब्लड कर रहा था। राजकुमार संतोषी साहब उस फिल्म के डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, केशू राम जी उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। तो उस फिल्म की जर्नी से मैंने, बच्चन साहब ने तो मुझे अपना चेला नहीं बनाया, लेकिन मैंने उनको अपना गुरु मान लिया था। मैं करीब 6 से 7 महीने जब भी शूटिंग होती थी उसमें फिल्म के स्टार्टिंग मेरे ही कैरेक्टर से होती है, मैं मारा जाता हूँ। उसके बाद गायकवाड़ एक कैरेक्टर है चीफ मिनिस्टर का, उसके बेटे का कैरेक्टर मैंने फिल्म में किया। तो बच्चन साहब के बेटे हैं सुशांत सिंह, उन्होंने मेरी हत्या की, और उसके बाद से फैमिली में झगड़े शुरू हुए इस तरीके से। तो बच्चन साहब को मैं सेट पे एडमायर करता था और देखता रहता था, उनकी चाल, उनकी वे ऑफ टॉकिंग, डायलॉग डिलीवरी। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैंने कोई एक्टिंग क्लास तो नहीं किया, लेकिन साक्षात यूनिवर्सिटी मेरे सामने थे श्री बच्चन साहब, तो उनको देख के ही मैंने सारी चीज़ें सीखी, और वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा काफ़ी बढ़ता गया उनको देख के, अक्षय कुमार साहब को देख के। तो एक तरीके से देखा जाए कि एक्टिंग की असली जर्नी मेरी फैमिली टाइज ऑफ ब्लड से शुरू हुई थी। और फिर जब मिशन रिलीज हुई तो लोग मुझे अच्छे तरीके से जानने लगे थे, क्योंकि रिलीज बहुत ही अच्छी, बहुत लार्ज स्केल पे फिल्म। तो उसमें अक्षय कुमार भी थे, भूमिका चावला भी थी, और केशू राम जी के बेटे उस फिल्म में लॉन्च हुए थे। तो अपने आप में उस टाइम की उस साल की एक बड़ी रिलीज है फिल्म। जी, बहुत बड़ी रिलीज थी। 2007-8 कभी हुआ? जी, वही उसी साल के आसपास। मिशन 26 करेक्ट? नहीं, मिशन द लास्ट वॉर। मिशन द लास्ट वॉर।
2008 में रिलीज हुई। अक्षय कुमार वाले जी का वो 2007 में। दैट फिल्म नेम इज फैमिली टाइज ऑफ ब्लड। यस। अभी देन आपने ये फिल्म करके देन यू हैव डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, करेक्ट? जी। ऐसा क्या सिचुएशंस हुआ कि सडनली यू हैव डिसाइडेड टू नाउ यू हैव टू स्विच द गियर आउटसाइड लैंड? एक्चुअली सुमित जी, हुआ क्या कि एक फिल्म की शूटिंग, 2 फिल्में एक साथ मैंने साइन की थी, क्या से क्या हो गया, और कुछ तुम भी याद करो कुछ हम भी याद करें, और एक फिल्म थी लंदन वाली से नेहा लगोली, भोजपुरी फिल्म थी। दोनों हिंदी फिल्म मैं कर रहा था, लेकिन प्रोड्यूसर राजेंद्र पटेल की इच्छा थी कि मैं ये भी रीजनल फिल्म भी करूं, क्योंकि मैं बनारस से आता हूं तो वो लैंग्वेज काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे आती है। वो फिल्म रिलीज़ भी हुई, बहुत अच्छी हिट भी गई वो फिल्म। मैं उसमें 2 हीरो थे, मैं और कृष्णा अभिषेक, और वो फिल्म रिलीज़ हुई। फिर जब मैं वो शूटिंग कर रहा था, मैं और सदाशिव अमरापुरकर, 2 लड़कियां नहीं थी फिल्म के अंदर, और जब मैं शूट कर रहा था तो वहाँ से मुझे ऑफ़र आया कि आप टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लोग आए मुझसे सेट पे मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा फैशन शो करने जा रहा हूँ, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करें तो। और ये टूरिज़्म, सॉरी टू इंटरप्ट, ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट, हाँ, मॉरिशस के। तो वहाँ से मुझे लिंक मिला। लिंक मिलने के बाद फिर मैं टूरिज़्म मिनिस्टर उस समय मिस्टर चुन्नी थे, तो उनसे भी मैं मिला। मिलने के बाद फिर मैंने एक वहाँ से शूट खत्म करके हम लोग वापस आए, और फिर वापस आने के बाद फिर मैंने प्लॉट बनाया। प्लॉट बनाने के बाद स्टोरी और कंटेंट उनको दिया, और चैनल को भी दिया, मॉरिशस MBC 1 को, वहाँ का नेशनल न्यूज़ चैनल है। तो देने के बाद वो वहाँ से पास आउट हुआ, और उसके बाद से वो जर्नी मेरी फर्स्ट टीवी रियलिटी शो रिलेटेड ऑफ फैशन इन वर्ल्ड। अक्सर आपने देखा होगा फैशन शो करते हुए, रैंप वॉक करते हुए, मैंने फैशन को टीवी रियलिटी शो में कन्वर्ट किया, जो एक फर्स्ट टाइम इन एशियन कंट्री पहली बार हुआ। जी। और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बहुत सक्सेसफुल था। जैसे यहाँ पे एक ज़माने में रामायण और महाभारत आता था, हम बहुत छोटे थे, तो रोड सारे सन्नाटे हो जाते थे, पूरा सन्नाटा हो जाता था। उसी तरीके से जब मेरा शो वहाँ पे चलता था तो लोग वेट करते थे, और सारे टेक्नीशियन इंडिया के ही थे, मेरे कैमरामैन, एडिटर सारे इंडिया से ही था। डायरेक्ट मैंने किया, और होस्ट एक लोकल होस्ट था, एक मैं था। तो एक मैं जस्ट अप्रोच को लेके आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने वेरियस मीडियम इंडियन लोग के साथ भी काम किया जी, फिर बाहर भी गए आप जी। तो वर्क कल्चर का क्या कुछ डिफरेंस आया, या सेम आपने हर जगह फील किया? नहीं, वर्क कल्चर तो चेंज तो ऑब्वियसली रहेगा। इंडिया का कल्चर डिफरेंट है, मॉरिशस का डिफरेंट है, घाना का अलग है, नाइजीरिया का अलग है, तो काफ़ी अलग अलग देशों में मैं गया, तो सारी जगह अलग है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे कॉमन मिला, एक्टर और टैलेंट जो रहता है, सबकी फीलिंग एक ही जैसी थी। सभी लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए, सभी लोगों को कुछ करना है, तो डिपेंड ऑन की कंट्री और वहाँ की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट क्या कर रही है उनके लिए। हमारे यहाँ का तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। आजकल हम नेपोटिज्म को लेके बात करते हैं कि नेपोटिज्म है तो उनको इजी वे में मिल जाता है, नए लोगों को नहीं मिलता। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, और मेरी फैमिली के पास उस समय इतने, मेरी बैकग्राउंड मैं अपने बारे में बात करता हूँ, मुंबई में इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं फीस दे पाता किशोर नमित कपूर को या फिर आशा चंद्रा को। ये लोग आज भी लेजेंडरी हैं, और किशोर नमित। और हम अपनी खामियों को छुपाने के लिए दूसरों पे उंगली करें, ये कहते हैं ना कि एक शिक्षित परिवार से जब हम आते हैं ना, तो हम दूसरों पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम अपने अंदर कमियों को ढूंढते हैं। तो मैं नेपोटिज्म के वो तो मैं मानता ही नहीं कि ठीक है, अगर मैं अब मेरा बेटा भी होगा तो जाहिर सी बात है, मैं चाहूँगा कि अगर वो उस फील्ड में आना चाहे तो आए, नहीं आना चाहे तो नहीं आए। तो एक फादर के नाते जो सब करते हैं तो उनको करना चाहिए। और अगर आपके अंदर रियल टैलेंट है तो आप अपने आप को प्रूव करो कि आप दूसरों के अंदर कमियां निकालने से बेटर है कि आप अपने अंदर निकालो, मेहनत करो, प्रूव करो अपने आप को। सो अभी मैं वर्क कल्चर का आपसे थोड़ा सा डिस्कस डिटेल में करना चाहूँगा जी। जब भी आप रैंप वॉक करते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट रिक्वायर्ड एज एन एक्टर, मैं पूछता हूँ, एक एज अ मॉडल, जैसे आप रैंप पे करते हैं तो क्या ये आपके माइंड में चलते रहते हैं बिहाइंड द, आई मीन
बिकॉज आपको ऑडियंस जज कर रही है। मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि जब भी मैंने एक चीज़ सीखी है श्री अमिताभ बच्चन जी से कि जो वो कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वो लेफ़्ट एंड राइट में कौन है या उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ चल रही है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें भूल के वो उस कैरेक्टर को प्ले करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से मैंने उनकी सारी जर्नी, बच्चन साहब की स्टार्ट टू फिनिश फिल्म की डीवीडी मेरे पास मेरे घर में रखी हुई है। और दूसरी जिसको मैं एडमायर करता हूँ, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एंड जेन-क्लूड वैन डम और टोनी जा, इन तीनों जो हॉलीवुड के एक्टर हैं, इनकी भी डीवीडी और सीडी मेरे घर में मिलेगी। तो बच्चन साहब नो डाउट मैंने हमेशा एडमायर किया उनको। तो मैंने एक ही चीज़ सीखा, जब भी मैं रैंप पे आता हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। जब म्यूज़िक स्टार्ट होता है, रैंप पे हम जब चलते हैं, तो सिर्फ ये होता है कि हमें अपने डिज़ाइनर को प्रमोट करना है, हम जो ड्रेस पहन के आ रहे हैं उसको प्रमोट करना है और ऑडियंस में एक ऐसी छाप छोड़ के जानी है ताकि हमारे डिज़ाइनर का फ़ायदा हो। और ये शो का मकसद क्या है, वो शो का लॉजिक निकल के ऑडियंस एंड मीडिया तक पहुँचे। दैट्स इट। वेरी नाइस। आप फिर मॉरिशस से आपने एक कुछ मर्सिडीज बेंज वगैरह के लिए भी अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और एज अ ब्रांड एम्बेसडर आपने किया, तो वहाँ से आप अफ्रीका की तरफ कैसे स्विच हुए? मैं जब मॉरिशस में टीवी रियलिटी शो कर रहा था, अफ्रीकन कंट्री में ही मॉरिशस आती है, तो मेरे टीवी शो देखने के बाद मुझे ये ऑफ़र हुई। मर्सिडीज बेंज इंटरनेशनल फैशन फेस्टिवल होता है जो 3 दिन का कंटिन्यू चलता है, जिसमें 200 से 250 से ज़्यादा मॉडल्स होते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, पूरी दुनिया के डिज़ाइनर्स होते हैं। तो मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं था कि मुझे वो अप्रोच करेंगे। उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने जब अप्रोच किया तो एज अ शो स्टॉपर उन्होंने कुछ क्लिपिंग्स वगैरह मेरी नेट पे देखी थी और देखने के बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया। फिर हमारा एग्रीमेंट हुआ और फिर मैं जब घाना जाने से पहले फिर मैंने ये सोचा कि अपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर को वहाँ पे प्रमोट कैसे करूँ या अपने यहाँ की जो इंडियन ड्रेसेस हैं उसको प्रमोट कैसे करूँ। तो मैंने अप्रोच किया वापस से मर्सिडीज बेंज की टीम को, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप इंडिया से एक डिज़ाइनर आप कैरी कर सकते हैं। तो मैं एशिया की जानी मानी डिज़ाइनर हैं और गोवा में काफ़ी फेमस है वामा डी मेलो, उनको साथ में लेके गया। और पहला शेड्यूल था अमेरिका, दूसरा यूके, उसके बाद जापान, उसके बाद चौथे नंबर पे इंडिया था। लेकिन मेरे अंदर में ये सवाल चल रहे थे कि इंडिया फर्स्ट क्यों नहीं। लेकिन जैसे फर्स्ट राउंड हुआ इंडिया नंबर 1 पे आ गया, क्योंकि उनके डिज़ाइनर जो मेरी डिज़ाइनर थी उनके कपड़ों को काफ़ी पसंद किया गया। जो अलग अलग देशों के इंडियन हाई कमीशन थे और मेरी मुलाकात भी हुई इंडिया के हाई कमीशन से जो घाना में थे उस समय। उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे प्यार और रिस्पेक्ट दिया, अपने हाउस पे वहाँ पे बुलाया और डिज़ाइनर को काफ़ी अप्रिशिएशन मिला, उनके कपड़ों को काफ़ी अप्रिशिएशन मिला। तो मुझे कहते हैं कि एक खुशी हुई थी कि इतने बड़े मर्सिडीज बेंज 3 जगहों को स्पॉन्सर करता है, जिसमें साउथ अफ्रीका, अमेरिका और घाना। और उस फैशन शो में शिरकत करना और उस फैशन शो में अपने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना, ये मेरा मिशन था। वो मेरा मिशन कामयाब हुआ और मेरे डिज़ाइनर को अप्रिशिएशन मिली। यही मेरा मुद्दा था वहाँ जाने का। वेरी नाइस। सो अभी आपने ये सब सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर लेकर इस ईयर आपकी अभी कौन सी फिल्म जो है कि रिलीज पे है? आप बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट में इंगेज हैं, नो डाउट अबाउट इट। सो कैन यू टॉक अबाउट मोर अबाउट योर अपकमिंग रिलीज और जिस प्रोजेक्ट पे अभी आप काम कर रहे हो जी, वो कौन सा है? अभी मेरी कंप्लीट फिल्म है होकस पोकस। ये एक रॉबरी बेस्ड स्टोरी है आगरा की और बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज है फिल्म के साथ कि हम फिल्म देख के निकलते हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है, या हम नेगेटिव लेके निकलते हैं या पॉजिटिव लेके निकलते हैं। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद शायद लोग क्राइम करना एक हद तक कम कर देंगे और ये सोचेंगे नहीं, क्राइम करने से पहले मुझे 100 बार सोचना चाहिए। तो ये फिल्म का एक बहुत ही सॉलिड सोशल मैसेज है पूरी दुनिया के लिए। और फिल्म के डायरेक्टर प्रवीण जी ने बहुत ही अच्छा शूट भी किया। बैकग्राउंड स्कोर जो था कंपनी ने, जिस कंपनी ने किया, उन्होंने बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का किया हुआ। फिल्म बहुत ही खूबसूरत बनी हुई, मेरे ख्याल से
इसी साल सितंबर के आसपास रिलीज़ होने की प्लानिंग हो रही है। अच्छा जी। और एनी अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट? आई हैव हर्ड मीडिया रिलीज में कि आप कुछ बिरसा मुंडा से रिलेटेड सर्टेन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। जी, मैं एक्चुअली जब मैं मॉरिशस में अपने दूसरे टीवी शो परफेक्ट प्लेयर को फिनिश किया, काफ़ी बड़ा हिट हुआ। वापस जब मैं आया तो गुरुजी से अपने मिला, तो गुरुजी ने 12 शिवलिंग करने के लिए मुझे बोला, क्योंकि मेरे घर में सभी शिव भक्त हैं। तो मुझे ये मालूम था, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इंडिया से बाहर था, तो मैंने रिसर्च किया, फिर गुरुजी से पूछा कि 12 शिवलिंग करने का मतलब, तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे समझाई, बताई कि कोई जल्दी कर नहीं पाता, लेकिन मैंने डिसाइड किया, एक बार जो पकड़ लिया, जो दिमाग में बैठ गया, तो उसको कंप्लीट करके ही मानता हूँ। तो मैंने जब 12 शिवलिंग करना शुरू किया 2015 में, तो लास्ट बैद्यनाथ धाम, और जब मैं लास्ट कंप्लीट करके बाहर निकल रहा था, तो मुझे एक नागा साधु मुझे और एक फटे न्यूज़पेपर के टुकड़े पे भगवान बिरसा मुंडा की फ़ोटो थी। उस समय मैं उनके बारे में नहीं जानता था। तो उन्होंने बोला, ये तू है, तू इनका दूसरा जन्म है, तूने लिया है। तो मुझे लगा ये नशे में ये क्या बातें कर रहे हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं वो पेपर को हाथ में लेके आगे बढ़ा, पलट के फिर जब मैंने रिटर्न करके देखा, वो आदमी वहाँ पे नहीं है। वापस मैं मंदिर के परिसर में गया, वो आदमी मुझे कहीं नहीं दिखा। जिस पुजारी ने मेरी पूजा करवाई थी, उनसे मैंने बात किया। फिर मैं श्री बाबूलाल मरांडी जी, जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, जो अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं झारखंड के, उनसे मैं मिला। मिलने के बाद पिता समान है और दोस्त की तरह हमेशा वो पेश आते हैं, और उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है। तो मैंने उनसे बात की और बताया, तो उन्होंने बताया कि ट्राइबल के लिए वो भगवान हैं वो, और हिंदुस्तान में जहाँ पे भी ट्राइबल जातियाँ हैं, उनके लिए वो भगवान है। मेरा इंटरेस्ट काफ़ी वहाँ पे इम्प्रूव होने लगा। फिर मैंने बुक्स वगैरह ली और रिसर्च शुरू की। फिर मैं आता रहा, जाता रहा। फिर बीच में कोविड वगैरह आ गया, तो वो थोड़ा स्टॉप हो गया था। फिर उसके बाद फाइनली मैंने टीम को बनाया। टीम को बनाने के बाद मैंने वर्कआउट किया और अपनी स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया। तो अभी काम चल रहा है, हाँ काम चल रहा है, और बहुत जल्द मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि श्री अमिताभ बच्चन साहब इस फिल्म के साथ जुड़ें, तो ट्राइबल्स लोगों का भला होगा। और ट्राइबल्स कम्युनिटी जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानती है, तो श्री अमिताभ बच्चन साहब अगर एक छोटा सा कहते हैं ना, जो हाँ अपीयरेंस इस फिल्म के अंदर दे दें, तो उस फिल्म की यस मैं ट्राई कर रहा हूँ। श्री अमिताभ बच्चन साहब इस फिल्म के साथ एक बार वो जुड़ें, तो उनको बहुत ही अच्छा भी लगेगा, और जो कैरेक्टर है वो सिर्फ उनके अलावा और कोई प्ले नहीं कर सकता। वेरी नाइस। आई होप कि वो सुन रहे होंगे या उनकी टीम सुन रही होगी। अगर आप अप्रोच करें तो ही शुड टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली। सो स्क्रिप्ट इज रिटन बाय यू और समबडी एल्स? नहीं, मैं और क्या कहते हैं टीम है हमारी पूरी। मैं अभी पूरी टीम के बारे में मैं उस समय अनाउंस करूंगा जब मैं इसका प्रॉपर इस फिल्म की शूट पे हम जाएंगे। अभी फिलहाल सिर्फ ये हो रही है कि जिस तरीके से 12 शिवलिंग मैंने किया था, और 12 शिवलिंग तो कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं कि मैं श्री अमिताभ बच्चन तक कैसे पहुंचता हूं, और श्री बच्चन साहब कैसे इस फिल्म के लिए बस यस बोल दें। उसके बाद फिर आपको दूसरे इंटरव्यू में मैं सारे लोगों का नाम ओपन करूंगा। Who all are the star cast in your film? अभी दो मुद्दे पे मैं बात करूंगा कि बीइंग एन एक्टर, अभी हम लोगों ने देखा कोविड का टाइम बहुत सारा ये पूरे वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कम्युनिटी के लिए खासकर ये टफ टाइम रहा है, बिकॉज थिएटर शट डाउन, जी वर्क थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इफेक्ट हुआ। सो उस समय जैसे सुशांत सिंह राजपूत का भी केस हुआ उस टाइम, तो एक होता है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपका बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। जी, तो आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड बीइंग एन एक्टर, इवन दो यू आर नॉट ऑन सेट और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट स्क्रिप्ट, सो एक एक्टर के तौर पे आप क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे इस फील्ड में, कि आपको आपका मेंटल बैलेंस स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? वेयर टू फोकस सो दैट यू शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट एंड यू गो इनटू द डिप्रेशन? उससे बचने का क्या आप
तरकीब देना चाहेंगे? नहीं, जैसे आप ये मेरे से पर्सनल कर रहे हैं या फिर और लोगों को भी? आप एक पर्सनल एंटरटेनमेंट कम्युनिटी, बट एट पर्सनल लेवल हाउ यू कीप योरसेल्फ स्ट्रांग मेंटली, दैट्स माय। देखिए, कोविड में तो आपको जैसा मालूम है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई हिंदुस्तान के अंदर, और सभी लोग टूट गए थे, चाहे वो बिजनेस हो, व्यापार हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, सभी लोग टूटे, और सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री टूटी, क्योंकि हमारे पास कोई शॉप तो नहीं है, हमारा जो शॉप है वो ये है, तो एसी ही है, तो सबसे ज़्यादा कष्ट जो उठाना पड़ा फिल्म इंडस्ट्री को। लेकिन मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, और कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री जिस तरीके से लोग नेगेटिविटी बोलते रहते हैं अक्सर, लेकिन मैं ये कहूँगा कोविड के समय श्री बच्चन साहब, श्री अक्षय कुमार, अजय देवगन साहब और आमिर खान, जिनको मैं 4 लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, क्योंकि उनका जीवन तो फिल्म इंडस्ट्री से ही चल रहा है, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे कैमरा अटेंडेंट हो, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो, तो ये 4 जो हमारे बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं, इन्होंने काफ़ी उस समय हेल्प की, और उस समय मैंने अपने आप को मेंटली इसलिए इस तरीके से स्ट्रॉन्ग रखा था क्योंकि मैं एक मिशन पे था, और मुझे नहीं मालूम था उस समय मेरे घर के अंदर काफ़ी डेथ हुई, मेरे पिताजी का डेथ हुआ और 4 डेथ हुई, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इंसान हूँ तो आदमी टूटता तो है ही, दर्द तो होता है, और लेकिन मैं टूटा नहीं, एक मिशन पे था भगवान बिरसा मुंडा को लेकर। तो एक समय ऐसा आया कि मैं बिल्कुल टूट भी गया था, और किसी ने इस प्रोजेक्ट के लिए यस बोल के फिर वो बैकआउट किया, क्योंकि उनके अपने इश्यूज रहे होंगे, हम इजी वे में किसी को भी नेगेटिव बोल देते हैं, लेकिन मेरी वो हैबिट नहीं रही। उनके पैसे थे, उनकी सोच थी, वो उस फिल्म के साथ नहीं जुड़े, लेकिन मैं मेंटली काफ़ी ब्रोकन हुआ, जुहू हॉस्पिटल में भी पहुंचा, एक दिन एडमिट भी था, सांस लेने में तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए एक मिशन की तरह था। जैसे भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के सामने अपने हथियार नहीं डाले, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ जेल के अंदर, मैंने सारे टॉप के जो राइटर हैं उन सबकी बुक्स मैंने पढ़ी है, मेरी टीम ने पढ़ी हुई है। सिर्फ पढ़ने को लेके हमने 4 महीने निकाल दिया, और मैंने 5 साल निकाल दिया। जो मेरी टीम है उसने 4 महीने निकाले, मैंने 5 साल निकाले। तो एक ही मुद्दा निकलता था मेरे दिमाग में, एक ही चीज़, जो शायद मेरी भी डेथ हो चुकी होती, क्योंकि मेरे शारीरिक और मेंटली मैं काफ़ी टॉर्चर हुआ था कोविड के समय। तो मुझे एक ही चीज़ ने जिंदा रखा, भगवान बिरसा मुंडा का मिशन। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतना अत्याचार सहा, लेकिन अपने हथियार को नहीं डाले। तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था, ना सोशल मीडिया थी, ना मीडिया थी, कुछ भी नहीं था, देश आज़ाद नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी जब वो हार नहीं माने, खाना नहीं था अच्छा, तो फाइट किया, उन्होंने फाइट किया, तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। श्री बच्चन साहब जब एबीसीएल का डाउन समय आया, तो श्री अमिताभ बच्चन साहब मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार, मेगा स्टार, उनके ऊपर तकलीफ आई, वो हार नहीं माने। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इशू हैं, लेकिन वो हार नहीं माने, तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। तो बिरसा मुंडा एक तरीके से, भगवान बिरसा मुंडा मेरे अंदर, उनकी कहानी पूरी तरीके से समाई हुई है। बोलते हैं ना कि बिरसा मुंडा वो भारत के लिए लड़ रहे थे जी, कल हम रहे या ना रहे, भारत रहना चाहिए, तो वही चीज़ है। उनका एक मूल मंत्र, पूरा एक कम्युनिटी, बहुत यंग एज में ही वो इस अपने जीवन को त्याग दिए थे। जी जी, लेकिन उन्होंने एक पूरे कौम को जगाने का काम किया था, डेफिनेट, इसमें नो डाउट। तो वही स्टोरी जिसने मुझे अभी तक मोटिवेट और स्ट्रॉन्ग बना के रखा हुआ है, और काफ़ी अच्छे लोग जुड़ भी रहे हैं, और झारखंड से हमारे आबिद भाई हैं जो मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो वहाँ की सरकार है वो काफ़ी हमें सपोर्ट कर रही हैं, श्री बाबूलाल मरांडी जी भी, क्योंकि ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी फिल्म है जिससे पूरी दुनिया को वो मिलती है, कहते हैं कि इंस्पिरेशन आदमी मिलता है, सीखता है। जिस तरीके से आज हमारा आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक सब कुछ फिनिश हो रहा है, ये फिल्म वापस से वो सारी चीज़ें लाएगी। आज हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरीके की फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं, हर लोगों को अपनी फिल्में अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं ये एक फिल्म से ही साबित करूंगा सुमित जी की ये फिल्म के अंदर एडवेंचर, एक्शन, सर्वाइवल, रियल बायोपिक और एक ऐसे इंसान की कहानी है जिससे पूरी दुनिया अप्रिशिएट करेगी।
बस इसी नोट पे आज का हम कन्वर्सेशंस यहाँ पे स्टॉप करते हैं जी। एंड आई विश यू वेरी लक कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को शुरू करें और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। भगवान बिरसा मुंडा का तक पहुँचे जी। हालांकि उनका मैसेज बहुत दूर तक पहुँच चुका है, लेकिन न्यू जनरेशन्स को एक नए वे में जी उनका मैसेज पहुँचे। आई विश यू एंड योर टीम अ वेरी बेस्ट लक। दिस इज सुमित कुमार सिंह signing off. You are watching this very special episode with the Suchi Kumar. Keep watching, keep subscribe to Business Aajkal. I'll see you in another episode. Till then, do take care. अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you. Goodbye.